नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र द्वितीय मानव भूगोल के बारे में अपने चैप्टर चल रहा है। इसी में मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन जो है वर्णन करना है। इसमें मानव भूगोल के बारे में जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया और आज की कक्षा में मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत क्या है। अब मानव भूगोल के सिद्धांतों में यदि हम आगे इसमें चर्चा करेंगे तो वातावरण के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों जो पक्ष है वह परिवर्तनशील है। उनके विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। क्या है? वातावरण के प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों पक्ष परिवर्तनशील है और इनके विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के सिद्धांतों का प्रतिपादन संभव हुआ। अब जो इसमें आगे हम बात करेंगे वह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मानव जब क्रियाशील रहेगा, किसी भी काम में संलग्न रहेगा, किसी भी कार्य में लगा रहेगा, वह क्रियाशील की श्रेणी में आएगा। और जब क्रियाशील होगा तो निश्चित रूप से वह परिवर्तनशील भी रहेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई किसी काम को करता है, जब कोई मानव किसी कार्य को कर रहा है तो उसके कार्य के करने के बाद उसमें जो सिद्धांत है वह यही लागू होता है कि क्रियाशीलता का, जब क्रियाशील रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन भी आएगा। तो इस प्रकार क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी हम उसे कह सकते हैं। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी कि पार्थिव एकता, यानी उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जब तक उसमें एकता नहीं है तब तक एकमत नहीं है, तब तक वह क्रियाशील की श्रेणी में या परिवर्तनशीलता की श्रेणी में नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो क्रियाशील रहेगा वह उसे हम परिवर्तनशील भी कहेंगे, और जब कोई मानव क्रियाशील रहेगा तो एकता उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसी प्रकार वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये एक सिद्धांत दिए हैं। इनमें वातावरण समायोजन का सिद्धांत, मानव कोई भी क्रिया करता है, मान लो कोई आदमी खेती करता है तो वह भी वातावरण के अंदर समायोजित, यानी कि उसके साथ मिल जाना अच्छी तरह से, है ना। कोई भी काम यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उस काम में जब तक वह मिलेगा नहीं, यानी उस वातावरण में, उस पर्यावरण में, उस क्षेत्र में जब तक वह पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा तब तक उस सिद्धांत का, उस क्रियाशीलता का कोई भी रिजल्ट या उसकी परिवर्तनशीलता सामने नहीं आएगी। इसलिए वातावरण समायोजन का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है उसका थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत रूप से इसमें बता देता हूँ कि भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील है। भौतिक और सांस्कृतिक, भौतिक जो भी कार्य हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वह भौतिक और सांस्कृतिक, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण में हम किसी भी प्रकार की बात को इसमें ले सकते हैं। जैसे हम कोई भाषण देते हैं या हम किसी प्रकार का कोई गीत संगीत, सांस्कृतिक हमारी जो संस्कृति है उसको
उसमें समायोजित करते हुए कोई भी क्रिया करते हैं, वह सभी उसके जो तत्व है वह भी परिवर्तनशील होते हैं। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। उसका आकार, मात्रा, रूप अथवा गुण आदि बदल जाते हैं। विश्व में कोई भी वस्तु हमेशा स्थायी नहीं रहती, यानी कोई भी चीज या वस्तु है वह स्थायी नहीं है। निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा और परिवर्तनशीलता इसका बड़ा उदाहरण है। तो विश्व में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं रहती। पृथ्वी भी हर समय भ्रमण करती रहती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। हर क्षण में वायुमंडल में सर्दी, गर्मी, है ना, हर प्रकार का मौसम, हवा का तेज होना, हवा का धीरे चलना, हवा का रुक जाना, ये तमाम चीज़ें हमारी परिवर्तनशीलता की जो वातावरण में है वह होती रहती है, बदलती रहती है। सर्दी, गर्मी की मात्रा बदलना, आज कम होना, कल ज़्यादा हो जाना, ये इस प्रकार के तमाम बातें इसमें होती रहती है। दिन व रात का होते रहना, दिन निकलता है, उसके बाद में धीरे धीरे दिन पूरा चरम पे आता है और फिर दोपहर होती है और धीरे धीरे शाम होते होते रात की ओर अग्रसर हो जाता है। वायुमंडल में पवनों का चलना, वायुमंडल जो हमारा जितना भी वायु का मंडल है पूरा, जो उसके अंदर जो है हवाओं का चलना, पवनों का चलना, वह भी एक जैसी नहीं चलती, हमेशा कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी उनका वेग अत्यधिक होता है, कभी बिल्कुल कम होता है। इस प्रकार वायुमंडल में पवनें हमेशा चलती रहती है। खेतों में लगी हुई फसल, ये बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आपको। खेतों में लगी हुई फसल व वनस्पति में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। ये आप देख सकते हो कि फसल है, हम बोते हैं, धीरे धीरे वो दिन प्रतिदिन आगे वो बढ़ती रहती है और उसमें एक परिवर्तन होता रहता है। जिस दिन हमने उसको बोया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम उस फसल को जब वो पककर तैयार हो जाती है, हम उसे काट लेते हैं और काट करके उस फसल को निकाल लेते हैं। तो फसलों का, वनस्पति का हर क्षण परिवर्तन, फसल व वनस्पति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु या मानव हर समय में परिवर्तन होता रहता है। नदियों में जल सदैव बहता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, यह भी एक परिवर्तनशीलता है। पर्वतों की चट्टानें कट करके, यानी कि पर्वतों की चट्टानें कट करके नदियों में मिलती रहती है और वह नदियां निक्षेप के माध्यम से धीरे धीरे ले जा करके जितने भी झीलों के गड्ढे सपाट हो जाते हैं या मैदानों में जाकर बिछ जाती है। यह तमाम प्रक्रिया है, यह परिवर्तनशीलता की श्रेणी में आती है, जो कि निश्चित रूप से हर समय परिवर्तनशील और बदलती रहती है। उनमें एक जैसा हमेशा कुछ भी नहीं रहता और वह हमेशा बदलता रहता है। इसी प्रकार सागरों में जल आकर गिरता है, समुद्र का तल धीरे धीरे ऊंचा नीचा होता रहता है, समुद्रों में लहरें व ज्वार भाटा आदि का समय समय पर बदलते रहना। इस प्रकार पृथ्वी का प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। यही आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है, जो कि हमेशा परिवर्तनशील और क्रियाशील रहते हुए इसमें बदलाव आता रहता है। इसी परिवर्तनशीलता के सिद्धांत में पृथ्वी तल पर हर समय परिवर्तन होने वाली बहुत सी शक्तियां हैं। पृथ्वी तल पर कितनी शक्तियां हैं? पृथ्वी का सौर संबंध, पृथ्वी का हमारा जो सौर परिवार है उसके साथ संबंध, पृथ्वी की विवर्तनी की शक्तियां, पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो कि
कई बार प्लेट्स विवर्तनिक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, उसमें ये प्लेट विवर्तनिक की शक्तियां भी है। सूर्य की शक्ति, सूर्य की ताप की बहुत बड़ी शक्ति होती है। सूर्य ताप, जब सूर्य चमकता है और किरणें निकलती है उसकी, तो वह इतनी ज़्यादा ऊष्मा हमें देता है कि आप लोग जब गर्मी का मौसम हो तो वह हमें बिल्कुल भी नहीं सुहाता, और जब सर्दी का मौसम हो तो निश्चित रूप से वह हमें अच्छा लगता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जो कि हम किसी भी वस्तु को ऊपर गिराएंगे तो वह जमीन की ओर नीचे आकर गिरेगी। यह उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो बल है उसी के द्वारा संभव हो पाता है। उसके बाद में जैविक शक्तियाँ, मानव शक्ति, जितने भी जीव जंतु, मानव, पशु पक्षी, इनकी भी एक शक्ति मानी जाती है। यह भी एक इसमें उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं। हमारे पास दूसरा जो है वह यह आएगा, जो इसका सिद्धांत है वह है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इस सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किसने? फ्रेडरिक रेटजल ने, जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। इसमें उसने अपने सिद्धांत के बारे में बताया और विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वह जड़ है या चेतन, जड़ समझते हैं किसी पौधे की जड़ हो या उसका तना, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इन सभी तत्वों में कोई भी तत्व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए, किसी का अलग से कोई जो है अस्तित्व नहीं है। इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी एक पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी जड़ से लेकर, तने से लेकर के उसके ऊपरी छोर तक हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अगर उसको हम अलग अलग करें तो वह संभव ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार इस सिद्धांत को अंतर संबंध का सिद्धांत बताया गया है। अंतर संबंध मतलब एक दूसरे से मिला हुआ, यह एक दूसरे से मिला हुआ सिद्धांत है। जैसा कि विडाल डी लाप्लास ने भी फ्रेडरिक रेटजल के विचारों का समर्थन किया। यह भी एक भूगोलवेत्ता है। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना है और वह इसमें एकता का अनुभव किया है। उनके सभी तथ्य परस्पर संबंधित। उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाओं, मानव समुदाय आदि सभी क्रियाओं का अध्ययन विवेकपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी में विभिन्न तथ्यों अथवा अवयवों के पार्श्विक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान भौगोलिक दृश्य जहाँ वातावरण से संबंधित है, वहाँ वातावरण भौगोलिक दशाओं का योग है। मानव, पशु, पेड़, पौधे, पक्षी, प्राकृतिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यदि वनस्पति या जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन पर हमारा जो मानव जीवन है, हमारा जो पशु पक्षी, ये सब जो जीव जंतु है, सब इस पर निर्भर करते हैं। इनके बिना जीवन उनका संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार वातावरण का अध्ययन करते समय इसका मिला जुला अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार की भौगोलिक उन्नति में एक मुख्य विचारधारा है, वह है पार्थिव एकता। यह इसका दूसरा जो आपको मैंने बताया है। पृथ्वी पर सभी तत्वों को एक दूसरे से संबंधित, उनको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, सबको एक करके देखा जा सकता है। इसलिए हमारे जो भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने भी इस सिद्धांत को अंतर संबंध का सिद्धांत नाम दिया है। उनका कहना है कि भौगोलिक घटनाएं एवं दूसरों से संबंधित और उनका अध्ययन विभिन्न समूहों में पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए।
इसी प्रकार प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास ने पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता है। अतः सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन इसके बिना अधूरे हैं। कोई भी एक दूसरे अथवा उन सब से परस्पर निर्भर व एकता रखता हो, वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस प्रकार पार्थिव घटनाओं का मूल्यांकन व इकाई के रूप में किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की सभी घटनाएं पृथ्वी की मूल्यांकन एक एवं इकाई के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार सभी घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित है। इनको अलग अलग से अध्ययन करना उचित व संभव भी नहीं है। मानव भूगोल के सभी तथ्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानव भूगोल के शरीर का हृदय मानव है और वह विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों के आकर्षण का केंद्र है। मैंने यही बात आपको पहले बताई थी कि मानव का वातावरण से हम संबंधित रहकर